हेलो डियर्स, हम कर रहे हैं ईएमआई और ईएमआई में हम एक रिवीजन वीडियो कर चुके हैं जिसमें कंसेप्ट रिवाइज़ किए थे। एक वीडियो ऐसा कर चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस लगाए थे। अब फ़िलहाल क्वेश्चन के काम को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम इस वीडियो में और आगे आने वाले कई वीडियोस में ईएमआई के ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, जिसमें मेंस लेवल की और एडवांस लेवल की ढेर सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो एडवांस के लिए और मेंस के लिए फॉलो करते रहिए, देखते रहिए और खुद सवाल लगाते रहिए। शीट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी शीट को बिल्कुल भी कम ना आके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीट का डिस्कशन ही है। तो शुरू करते हैं रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा D1 सर्किट प्रॉब्लम और मैकेनिक्स। स्क्वायर फ्रेम है वायर का जिसका नाम है ABCD, पिक्चर में दिख रहा है। साइड 1 मीटर की है, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसको पुल किया जा रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी वैल्यू 1 टेस्ला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैं नोट भी कर लेता हूँ। B की वैल्यू 1 है। डेटा बहुत आसान दिया गया है इस क्वेश्चन में, ताकि कैलकुलेशंस का कोई प्रॉब्लम ना रहे, वरना तो सवाल कंसेप्चुअली ईजी है, कंसेप्चुअली भी ईजी है, डेटा से फंसाया नहीं गया है। अच्छा, कितनी फोर्स लगाई जा रही है? 1 न्यूटन की। जो एक्सटर्नल फोर्स आपको दिखाई दे रही है, ये रही आपकी एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स है 1 न्यूटन की। ये 1 न्यूटन की आपको एक्सटर्नल फोर्स लगा के दिखाई जा रही है, बहुत अच्छी बात। और जो लेंथ है ABCD, ये स्क्वायर है, तो जो L की वैल्यू है वो भी 1 मीटर सी है, 1 मीटर की साइड का हमारे पास स्क्वायर है। टोटल रेजिस्टेंस जो है लूप की वो है 4 ओम। ठीक है भाई, 4 ओम्स रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको पुल किया जा रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में 1 टेस्ला की है। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट द फ्रेम मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। यहीं से कहानी बदल गई। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो v जो है वो कांस्टेंट होते ही जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन के 0 होते ही नेट फोर्स 0 हो जाएगी। पर हम तो 1 न्यूटन की लगा रहे हैं, इसका मतलब पीछे की दिशा में ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स आएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होगी वो 1 न्यूटन के बराबर होगी, तभी नेट फोर्स 0 होगी और एक्सेलरेशन 0 होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से लूप मूव करेगा। EMF इंड्यूस कितना हुआ है लूप में, ये निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B पॉइंट्स के बीच में, और निकालना है C और D पॉइंट्स के बीच में। तो कहानी का काम को शुरू करते हैं। डेटा हमने पढ़ दिया है, और आई होप डेटा एक बार इस तरह पढ़िए कि वो फिर ब्रेन में रहे, दिमाग में रहे, परसिस्ट करे। हवा में डेटा मत पढ़िए, वरना सवाल को दोबारा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, डेटा को बहुत गौर से पढ़ा जाता है। ठीक, सवाल लगाते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट क्या है, कांस्टेंट स्पीड कितनी होगी। तो कोई परेशानी नहीं कांस्टेंट स्पीड निकालने में। मेरे हिसाब से जो फोर्स ऑन द कंडक्टर होता है, वो फोर्स ऑन द कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज ILB। आई होप यही होता है। हाँ, करंट की जो वैल्यू है वो तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस होती है। सर EMF कहाँ से आ गया? अरे मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो इंड्यूस होगा। EMF की क्या वैल्यू होती है? तो गौर से देखो, EMF की वैल्यू होती है BLV। ठीक, ये EMF की वैल्यू है अपॉन रेजिस्टेंस, और लेंथ अलग और मैग्नेटिक फील्ड अलग। तो ये जो फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, ये बन गया बेटा आपका B²L²V/R। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी वैल्यू तो चुपचाप से 1 न्यूटन थी। हाँ, अब यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी को अलग कर लूँ और रेजिस्टेंस को ऊपर भेज दूँ, B² और L² यहाँ आ जाए। रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम्स, मैग्नेटिक फील्ड दी है 1 टेस्ला, और लेंथ ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है 1 मीटर। तो काम खत्म। 4 मीटर पर सेकेंड की एक प्यारी सी अपनी स्पीड आ जाती है। इस कांस्टेंट स्पीड से मेरा पार्टिकल चल रहा है, और जब इस कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तभी नेट फोर्स 0, या इस स्पीड से चलेगा तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बातें, अगला पार्ट क्या पूछ रहा है कि लूप में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है। तो EMF इंड्यूस का अभी फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूले को आप लगाएं। B पार्ट ये कह रहा है EMF इंड्यूस्ड इज BLV। B कितना है? 1 टेस्ला। L कितना है? 1 मीटर। और वेलोसिटी अभी हमने निकाली 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये निकला बेटा हमारे पास ये EMF की वैल्यू 4 वोल्ट्स। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। A और B पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो A और B पॉइंट के बीच में लगाते हैं। देखो, इस बात को समझना थोड़ा सा, कई बच्चे इसमें BLV डायरेक्ट लगा सकते हैं, जहाँ पे गलती हो जाएगी। ये पॉइंट A है, ये B है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर है। ये शायद C और ये D है। आई होप यही था, या इसका उल्टा भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर C नीचे D है, उल्टा ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये C और ये D, कोई बुराई नहीं। अब गौर से देखो, ये पूरा का पूरा इस दिशा में जा रहा है, इस पर कोई F फोर्स लग रही है, पर मैं F ना दिखा करके, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो V = 4 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें मान लो करंट किसी दिशा में बह रहा है, जिस भी दिशा में बह रहा है, मान लो इधर बह रहा है। ठीक, मैं इस लॉजिक में नहीं जा रहा हूँ कहाँ बह रहा है, 2 मिनट में निकाला जा सकता है।
पर मानते हैं कि इस दिशा में करंट बह रहा है। अगर इस दिशा में करंट बह रहा है तो गौर से सोचो, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो अलग है, ठीक, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग है। पूछ क्या रहा है इसने? ईएमएफ देखो सी पार्ट में नहीं पूछा है, बहुत गौर से पढ़ना कि सी पार्ट में इसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ना कि ईएमएफ। ईएमएफ पूछेगा तो वही आंसर है, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो घट जाता है ईएमएफ से जब करंट बहता है। क्या लूप में करंट बह रहा है? तो जवाब है हाँ, लूप में तो करंट बह रहा है। लूप में अगर करंट बह रहा है तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। ये तो सच बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ईएमएफ की वैल्यू सोचो कितनी है? ईएमएफ की वैल्यू तो अभी निकाली थी सर, 4 निकाल ली, माइनस आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? तो आई की वैल्यू होगी बेटा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितनी है? टोटल ईएमएफ है 4 वोल्ट, अभी निकाला, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप कितनी थी? 4 ओम, वो लिख दिया, इनटू रेजिस्टेंस किसका? अब ये रेजिस्टेंस है सिर्फ ए बी का, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किस में निकालना है? सिर्फ ए बी में। तो जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या सिर्फ उतने का ही मुझे रेजिस्टेंस लेना है? यानी मुझे सिर्फ इस आर्म का रेजिस्टेंस लेना है। अगर सिर्फ इस आर्म का रेजिस्टेंस लेना है तो गौर से सोचो, 1 2 3 और 4 मीटर का मेरा कॉइल था और रेजिस्टेंस थी 4 ओम, ठीक। तो 1 मीटर की अगर मैं साइड लूँगा तो उसका रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ओम। यूनिटरी मेथड, 4 रुपये में 4 टॉफ़ी, 1 रुपये में 1 टॉफ़ी, काम खत्म। जब आप बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच है। अब मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि कुछ चीज़ बची है सी और डी के क्रॉस निकालने में। जो डी पार्ट है इसमें, डी पार्ट कहता है सी और डी के क्रॉस निकालो। भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? तो तुम कहोगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो 4 वोल्ट का है, ईएमएफ। अच्छा, टोटल ईएमएफ 4 वोल्ट का है, 3 खत्म हो चुका है, चौथा कहाँ जा रहा है? सी और डी में जाएगा, बात खत्म। खैर निकाल लेते हैं फिर, वो भी 1 ही वोल्ट आना है वो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डी। तो तुम क्या लिखोगे? आई इंटू आर ऑफ सी एंड डी, ठीक। अब रेजिस्टेंस ऑफ सी एंड डी, ये वाली आर्म का पोटेंशियल वो रेजिस्टेंस, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। करंट कितना है? गौर से सोचो, करंट है 4/4 टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो कितना आया बेटा? 1 वोल्ट, खत्म। समझ आया? इजी है ये है। तो काम खत्म, पैसा हजम, इतनी सी चीज़ हो गई, सारे पार्ट निकाल लिए। इसी को आप दोहराइए खुद से। फिगर क्या कह रहा है देखो गौर से, एक रेल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाने वाली, इसलिए बहुत चहीती होती है। फिगर शो द स्मूथ पेयर ऑफ थिक मेटालिक रेल्स कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई हैविंग अ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब भूल जाना है उसको। अ वायर ए बी ऑफ लेंथ एल, ये लेंथ जो है ये वाली, ये लेंथ एल है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस आर कैन स्लाइड स्मूथली ऑन द रेल्स। द एंटायर सिस्टम लाइज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ताकि जी का कोई लोचन आए, एंड इज इमर्स्ड इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है, प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। एट एन इंस्टेंट टी द वायर इज गिवन ए स्मॉल वेलोसिटी वी टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ भेजा जाता है। फाइंड द करंट इन द वायर एट दिस इंस्टेंट, जब इसकी वेलोसिटी वी है, क्योंकि धीमे धीमे तो घटेगी। व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर एट दिस इंस्टेंट, कितना फोर्स काम कर रहा होगा इसी इंस्टेंट पर, ठीक है। शो दैट आफ्टर सम टाइम द वायर ए बी विल स्लाइड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड दिस वेलोसिटी, कुछ समय बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वही बात है कि पहले जो आपने जर्ब दिया है उससे देखो भाई, सबसे पहली चीज़ एक मैग्नेटिक फोर्स होगी लूप के ऊपर, उसकी वजह से नेट फोर्स 0 हो जाएगी और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। आओ भाई सबसे पहली बात देखो, ए पार्ट में क्या पूछ रहा है? फाइंड द करंट इन द वायर एट दिस इंस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस दिशा में भगाया गया राइट साइड में, और इसको वेलोसिटी दी गई v। इस वक्त इस पर क्या ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा या करंट कितना होगा? तो करंट के लिए तो सबसे पहले ईएमएफ निकाल लो यार, ईएमएफ की वैल्यू निकालो। ईएमएफ की वैल्यू होती है बेटा BLV, तो B इंटू L इंटू V, ये तो ईएमएफ इंड्यूस्ड है जिस वक्त इसको वेलोसिटी v दी गई उस इंस्टेंट पर, और आगे पीछे नहीं। क्लियर है मेरी बात? समझे ना? ये ईएमएफ है। अच्छा, अब सोचो ये वो ईएमएफ है जो कि ईएमएफ इंड्यूस्ड है,
तो मैं लिख लेता हूँ EMF इंड्यूस्ड, वरना EMF में कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि बैटरी का EMF भी E ही लिखा है, तो I इंड्यूस्ड लिख देते हैं। अब इंड्यूस्ड EMF कैसा होता है? इंड्यूस्ड EMF ऐसा होता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है। अगर मैं इस दिशा में करंट ड्राइविंग सेल फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है, तो जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो उसके जस्ट ऑपोजिट करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा। लेंस लॉ का कहानी और कुछ भी इसमें नहीं है। अच्छा, तो जो टोटल करंट होगा उसकी वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो सब कहेंगे हाँ सर यही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा ड्राइविंग EMF जो कि इस बैटरी का है, माइनस इंड्यूस्ड EMF जो कि बैक EMF कहलाता है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बहाने की कोशिश करेगा। अच्छा, अपॉन रेजिस्टेंस। EMF की वैल्यू E है, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू BLV है, अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। R क्या इसमें स्मॉल r दिया गया है, तो आप स्मॉल r ले लीजिए, कोई चमत्कार नहीं है उसमें, ये स्मॉल r। ठीक, ये करंट की वैल्यू है। अब क्योंकि कोई डेटा नहीं दिया गया है, स्मॉल r को स्मॉल r ही दिया गया है, E को E ही दिया गया है, B को B दिया गया है, L को L ही दिया गया है, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही दिया गया है, वैल्यू तो दी नहीं गई है। अब वैल्यू नहीं दी गई है तो आंसर हमारा यही है। अच्छा, बहेगा कैसे करंट? गौर से सोचो, ध्यान रखना कि अगर इंड्यूस्ड EMF, या ये कहो कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसके, वो बहना चाहता ही नहीं, वो करंट फ्लो कराना चाहता ही नहीं, वो चाहता है कि उस कॉज को अपोज करता रहे जिस कॉज ने उसको जनरेट किया, यानी कि वो रोकना चाहता है करंट को। तो कभी भी इंड्यूस्ड EMF ऐसा थोड़ी होगा कि ड्राइविंग EMF से बड़ा हो जाए, नहीं हो सकता। ड्राइविंग EMF किस तरफ करंट बहाना चाहता है? क्लॉकवाइज। और इंड्यूस किस तरफ बहाना चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉमन सेंस, अगर इंड्यूस्ड EMF जीत गया तो एंटी क्लॉक करंट बहेगा इंड्यूस की वजह से। इसका कोई लॉजिक नहीं है। इंड्यूस तो चाहता है कि वो रुक जाए किसी तरह। इसका मतलब ये करंट क्लॉकवाइज ही बहेगा। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को। बी पार्ट देखो क्या कह रहा है। बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर कितनी फोर्स वायर पर लग रही है। फोर्स, जब कभी भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट बहता है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि कुछ L है, और ये बेचारा इस तरफ जा रहा है किसी v वेलोसिटी से, अंदर की तरफ B फील्ड है B, तो इस पर फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाता है I इंटू L इंटू B। ठीक, I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज E माइनस बी एल वी अपॉन R, और यहाँ है L इंटू B। ये बेटा आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ये पार्ट भी है क्वेश्चन का, आसान है। देखो गौर से कि ये सिर्फ निकालने भर के लिए है, वरना अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आई होप सिर्फ वेरिएबल में नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशन के लिए नंबर्स दे सकते हैं, लेकिन आप इसको पकड़ के चलिए। ये सवाल ऐसे लगेगा बस। सी पार्ट देखो क्या कह रहा है, शो दैट आफ्टर सम टाइम द वायर ए बी विल स्लाइड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये शो करिए कि कुछ देर के बाद जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाने के लिए आपको एक्सेलरेशन 0 दिखाना होता है, और अगर आपको एक्सेलरेशन को 0 दिखाना है यानी कि आपको एफ नेट को 0 दिखाना है कुछ देर के बाद। अच्छा, एक चीज़ सोचो, समझना इस डायग्राम के अंदर कि अगर इसको राइट में वेलोसिटी दी गई है तो इस पर फोर्स किधर लग रही है, करंट किधर है? करंट तो बेटा इसमें नीचे की तरफ है। गौर से देखो, वायर में करंट नीचे की तरफ है, और अगर आप फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी लगाने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा जो इस पर फोर्स आ रही है वो राइट की डायरेक्शन में ही आ रही है। आप एल क्रॉस बी करिए, एल का मतलब करंट की दिशा में, नीचे की तरफ आप उंगलियों को फैलाइए और अंदर की तरफ मोड़िए तो थंब आएगा राइट साइड में, तो इसका मतलब ये कि फोर्स राइट में ही है। अगर फोर्स राइट साइड में ही है तो क्या वेलोसिटी एवर इंक्रीजिंग है? बिल्कुल, वेलोसिटी एवर इंक्रीजिंग है। अब आप देखिए, वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑलवेज, कभी भी घटेगी नहीं। अच्छा, अगर नहीं घटेगी तो वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ने के बाद ऐसा हो जाएगा कि उसमें करंट नहीं बहेगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा होने के बाद जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से कभी ना कभी बाहर हो जाएगा। ठीक, और जब वो बाहर हो जाएगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो जाएगा? वो तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर वो 0 हो जाएगा तो कॉमन सेंस क्या कहेगा? कॉमन सेंस कहेगा कि करंट 0 हुआ तो फोर्स का फॉर्मूला है आई एल बी, जैसे ही ये बना 0 वैसे ही ये बना 0, और फोर्स बना 0 तो वेलोसिटी कैसी हो गई? कांस्टेंट। पहले तो इंक्रीजिंग थी,
और एवर इंक्रीजिंग थी, बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे जैसे वो इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे वो फील्ड की जोन से बाहर हो जाएगा। जैसे ही फील्ड से बाहर हो जाएगा तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, करंट बहना बंद हो जाएगा। अच्छा, वो वेलोसिटी कितनी होगी ये बता दो। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू BLV होती है। ठीक, हाँ बिल्कुल होती है। तो ऐसे में जब एंड पर, बिल्कुल एंड में, जब करंट ज़ीरो हो रहा होगा और बिल्कुल वो बाहर निकलने की स्थिति में आ गया है तो V की वैल्यू कितनी हो गई है, E/BL। और इसके बाद EMF भी ख़त्म, इंड्यूस भी ख़त्म, सब ख़त्म, अब दौड़ रहा है, बस बात ख़त्म। ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये था कि जितनी भी वेलोसिटी गेन करनी है वो एंड पॉइंट पर अगर जितनी वेलोसिटी गेन कर चुका है, क्योंकि करंट एंड पे ज़ीरो हो जाएगा, जब एंड में ज़ीरो हो जाएगा करंट उस वक्त सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ रह जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे ही हम फील्ड के बाहर होते हैं वो भी ज़ीरो हो जाएगा। हम क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे थे, वहाँ पर जो वेलोसिटी हो गई, अब आगे क्योंकि फोर्स नहीं है जोन के बाहर तो बात ही ख़त्म हो गई। अब क्या कहानी है कि अब ये सीन हो गया कि भैया वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रह जाएगी, और वो वेलोसिटी कौन सी होगी, वो वही वाली वेलोसिटी होगी जो बिल्कुल बाउंड्री पे थी। अच्छा, D5, अच्छा सवाल है ये। एक यू शेप है, दिखाई दे रहा है, लेंथ L का कुछ इसमें लूप वूप पड़ा हुआ है, वायर पड़ा हुआ है। ठीक, परपेंडिकुलर है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कांस्टेंट है। ठीक, वायर L है, स्लाइड कर रहा है यू शेप के उस पर। ठीक है, वेलोसिटी राइट में दी गई है V वेलोसिटी। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ R पर यूनिट लेंथ। ये रेजिस्टेंस नहीं है, R/L है। ठीक है, ध्यान रखना। एट T बराबर 0 द स्लाइडिंग वायर इज़ क्लोज टू द लेफ्ट एज ऑफ द फिक्स्ड यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है कि जब T बराबर 0 पे इसको वेलोसिटी दी गई तो ये यहाँ पर था, और थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाता है। अब धीमे धीमे राइट में जाएगा तो जाएगा भैया, बढ़ेगा तो है ही। ये बात बोली गई, हटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एट टाइम T। टाइम T पर क्या इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा। अब बेसिकली ऐसा है कि जब ये कोई भी करंट कैरिंग, ये जो रेल प्रॉब्लम्स होती हैं, अब इसमें कोई बैटरी नहीं लगाई है, अब यही है। तो किसी इंस्टेंट पर ये V वेलोसिटी से जा रहा है, मुझे नहीं पता उसकी वेलोसिटी क्या है, किसी इंस्टेंट पर V वेलोसिटी है। ठीक, अब जो उसकी इंस्टेंट पर V वेलोसिटी है, तो मैंने कहा कि T बराबर 0 पे तो पक्का पक्का लेफ़्ट एज के पास था, लेकिन T टाइम में कुछ तो आगे चला आया होगा। कितना आगे आया होगा, तो मैंने कहा कि मान लो X आगे आया है, और जो मेरा वायर मैंने टांगा हुआ उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ तो L है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, वो तो सर B है। अच्छा, तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो रेल की रेजिस्टेंस दे रखी है और वायर की रेजिस्टेंस दे रखी है, जो भी रेजिस्टेंस इस पूरी रेल की और वायर की दे रखी है, वो R पर यूनिट लेंथ दे रखी है। इंपॉर्टेंट है, R रेजिस्टेंस नहीं है, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस है। तो गौर से देखो, एक तो ये L लेंथ हो गई, एक ये L लेंथ हो गई, एक ये X लेंथ हो गई, और ये एक X लेंथ हो गई। इस T टाइम पे T इक्वल्स T जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हो गई 2x प्लस 2L इंटू स्मॉल r। ये क्या किया, ये हो गई टोटल लेंथ, और ये हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये टोटल रेजिस्टेंस है। तो जो करंट का फॉर्मूला है दैट इज़ EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो दुनिया कहेगी हाँ ठीक है, EMF की जो वैल्यू है वो इंड्यूस्ड EMF जो बनेगा वो बनेगा BVL/R। अब R का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जो R का वैल्यू आप निकाल चुके हैं उसका फॉर्मूला बन गया BLV अपॉन 2x प्लस 2L इंटू स्मॉल r। ये करंट की वैल्यू है। इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाएं। सर्किट डायग्राम ऐसे बनाएं कि आपके पास वो जो वायर हमारा था जो दौड़ रहा था, उसमें उसकी दौड़ने की वजह से ही तो EMF इंड्यूस हो रहा है। तो ये EMF इंड्यूस के लिए आप E लगा दीजिए, E हम लिख चुके हैं। और इस वायर का रेजिस्टेंस, इस रेल का रेजिस्टेंस और इस वाले रेल का रेजिस्टेंस, इन तीनों का रेजिस्टेंस जो है उसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह यहाँ ट्रीट कर लीजिए, R की तरह। कौन कौन से रेजिस्टेंस बताता हूँ, देखो, इस वायर का रेजिस्टेंस, इस रेल का रेजिस्टेंस, इस रेल का रेजिस्टेंस, इस रेल का रेजिस्टेंस मिला करके R है। सर्किट डायग्राम में उसको मैंने एक्सटर्नल सर्किट की तरह ट्रीट कर लिया, और किसी एक जगह पे पॉजिटिव, किसी एक जगह पे नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा बिल्कुल बिंदास तरीके से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सर्किट डायग्राम हो गया। EMF इंड्यूस की वैल्यू हो गई
करंट फ्लोन की वैल्यू हो गई। तो D5 में हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट निकाल लिया। इसमें कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। चलो आगे देखें। पाँच नंबर सवाल D7 आ गया। अ वायर हैज़ मास m एंड लेंथ l कैन स्लाइड फ्रीली ऑन अ पेयर ऑफ फिक्स्ड स्मूथ वर्टिकल रेल्स। फिक्स हैं, स्मूथ हैं, फ्रिक्शन नहीं है। वर्टिकल रेल से ध्यान रखना है कि दीज रेल्स आर वर्टिकल। अभी तक सवालों में हॉरिजॉन्टल रेल्स आ रही थी। मैग्नेटिक फील्ड B है इस रीजन में और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द रेल्स आर क्या है, कनेक्टेड एट द टॉप एंड बाई एन इनिशियली चार्ज कैपेसिटर। तो ऊपर एक कैपेसिटर लगा दिया है, या इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर। कैपेसिटेंस C है उसकी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एट एनी इंस्टेंट t आफ्टर इट इज़ रिलीज्ड निगलेक्टिंग एनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस मानना नहीं है। ना माने, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या परेशानी, नहीं मानते। आओ भाई, सबसे पहली बात तो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रेल्स हैं, यहाँ पे ये है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप किया जा रहा है तो फिर रिलीज़ कर दिया गया बेसिकली, तो स्लाइड करेगा इस पे नीचे की तरफ, इस पे mg लगेगा, क्योंकि बेसिकली ये वर्टिकल प्लेन में रेल्स हैं, इसलिए वर्टिकली नीचे आएगा, mg लगेगा। mg लगेगा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अंदर की तरफ इसमें B फील्ड है। अगर अंदर की तरफ B फील्ड है तो करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? हाँ सर बहेगा। किस तरफ बहेगा? तो नीचे की तरफ अगर यार है तो नीचे की तरफ ही तो वेलोसिटी है इसकी। हाँ, नीचे ही वेलोसिटी है। अच्छा, नीचे की तरफ वेलोसिटी है तो EMF का फॉर्मूला क्या बनता है? BLV। तो गौर से देखो, V क्रॉस B लगाओगे, V क्रॉस B लगाओगे, V क्रॉस B लगाओगे तो यहाँ हायर एंड बनेगा, यहाँ पे लोअर एंड बनेगा। जहाँ पर हायर एंड बनेगा तो करंट कैसे बहेगा? क्लॉकवाइज बहेगा। जब करंट क्लॉकवाइज बहेगा तो इस वायर के अंदर किधर करंट आ रहा है? ऐसे आ रहा है। और जब इधर आ रहा है तो आप इसमें राइट हैंड रूल लगा के देखिए, तो करंट की दिशा में उंगलियों को फैलाइए और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मोड़िए, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आएगी। तो आपको तुरंत दिखाई देगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है F मैग्नेटिक, वो ऊपर आ रही है। और जो F मैग्नेटिक है उसका फॉर्मूला तो ILB होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात है, अगर ये फोर्सेस बराबर हो गई तो कॉमन सेंस कहता है कि फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। पर क्या शुरुआत से ही ये फोर्सेस बराबर होंगी? तो नहीं, बिल्कुल शुरुआत से बराबर नहीं होंगी। इसलिए क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे EMF इंड्यूस्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे EMF इंड्यूस्ड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट इन द सर्किट बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, उससे पहले मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं होगी, mg के बराबर नहीं होगी। तो मतलब ये mg के बराबर होने में समय लगेगा। अभी तो कांस्टेंट नहीं है और एटलीस्ट सवाल में दिया नहीं गया है, इसलिए अपनी मर्जी से तो कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो नेट एक्सेलरेशन है, उस नेट एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि मैं mg में से इस ILB को घटा दूं, थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, ILB को घटा दूं तो नेट फोर्स हो जाएगी अपॉन मास ऑफ द वायर अगर कर दूं तो ये टोटल एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक चीज़ और कि टोटल करंट कितना होगा। गौर से देखो, ऊपर लगा है कैपेसिटर। कैपेसिटर लगा होने का एक सीधा सा मतलब ये है कि ऊपर है कैपेसिटर और कैपेसिटर ये कह रहा है कि जितना करंट बहेगा उसको हम आगे जाने नहीं देंगे। तो जो करंट आ रहा है, जो चार्ज दौड़ के आ रहा है, वो इसकी प्लेट पे स्टोर होता जा रहा है। तो यहाँ पर गौर से देखो तो पॉजिटिव 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 और यहाँ नेगेटिव 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 चार्जेस एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। यानी कि जितना चार्ज dq चार्ज अगर dt टाइम में भाई साहब के पास स्टोर हो रहा है तो इसका मतलब इतना ही करंट बह रहा है। तो dq बाई dt इज़ टोटल करंट। और dq बाई dt में जो q है उस q को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज फ्लोन या चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो ये c इंटू ई होगा, ई फॉर EMF बेसिकली। c तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उसको बाहर निकाल लीजिए, ये बन जाएगा d dt ऑफ EMF, पोटेंशियल डिफरेंस EMF, सब एक बातें, उन्हीं को हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, तो करंट की क्या वैल्यू बनी? करंट की वैल्यू बनी बेटा c, उसके बाद d dt ऑफ EMF, और EMF की क्या वैल्यू? बेसिकली यहाँ पे जो कहानी चल रही है ये चल रही है इमोशनल EMF की, तो ये बन गया b इंटू एल इंटू वी। अच्छा, अब क्या हुआ? गौर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लीजिए। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो सी बी इंटू एल बाहर आ जाएगा,
डी बाई डी टी ऑफ वी। अरे सर वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कहानी तो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे c इंटू बी इंटू एल इंटू एक्सेलरेशन। और सर एक्सेलरेशन तो अभी अभी हम ऊपर लिख के आए हैं, एम जी माइनस आई एल बी बाई एम। तो आप c इंटू बी इंटू एल और फिर एम जी माइनस आई एल बी बाई एम, ये हो गई आपके करंट की वैल्यू। हो गई, कोई परेशानी नहीं। ये अब यहाँ से करंट को अकेला कर सकते हैं, यहाँ से आप करंट को अकेला कर सकते हैं या कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं एक बार ज़रा देख लूँ कि मैंने करंट निकाल तो दिया है, लेकिन शायद करंट पूछा नहीं गया है इस सवाल में। आओ देखें क्या पूछा गया है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एट एनी इंस्टेंट टी। वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं भैया। कैसे निकाली जाए वेलोसिटी? वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, आओ देखो। क्या ये वैल्यू करंट की है? हाँ सर ये वैल्यू तो करंट की है। अगर ये वैल्यू करंट की है तो ऊपर वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाला जाए। ठीक, जरा मैं एक्सेलरेशन को लिखता हूँ नीचे, देखना अभी एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास है एम जी माइनस आई एल बी डिवाइडेड बाई एम। कोई परेशानी नहीं। अब गौर से देखो इन दो इक्वेशंस को, इसको मैं इक्वेशन ए बोल दूं, ए क्या 1 2 बोल लो यार, ए तो लिखा ही हुआ है। इसको इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो। जब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस एम ए की कोई वैल्यू आ जाएगी। एम ए की क्या वैल्यू आएगी, गौर से देखो। मैं ज़रा इन 1 2 से देखता हूँ, है ना, गौर से देखना। मैं इसको एम को ऊपर भेज के एम ए लिख दे रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ एम जी माइनस करंट की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लिख दे रहा हूँ सी बी एल इंटू ए, और फिर ये वाला एल बी बचा हुआ है तो ये एल बी लिख दिया। अच्छा लगा। अब यहाँ से क्या करें, ये क्या आएगा एम जी माइनस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, इसको उठा करके उधर ले जाओ तो क्या होगा m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर और दोनों में से a कॉमन, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी mg की। mg की वैल्यू हो गई। अगर ये mg की हो गई तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई mg अपॉन m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन का चमत्कार कि एक्सेलरेशन बाबूजी आ गया कांस्टेंट। ऐसा क्यों कांस्टेंट आ गया, गौर से देखिए। mg कांस्टेंट है, बिल्कुल mg कांस्टेंट है। यदि mg कांस्टेंट है तो m भी कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट होता ही है। क्या कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दी गई है सवाल में, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दी गई, और लेंथ ऑफ द वायर तो कांस्टेंट ही है। तो एक्सेलरेशन जो है इस सवाल के अंदर आपका निकल आया कांस्टेंट। और अगर जीवन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाए तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। सवाल में बोला गया है कि इस भाई साहब को रिलीज़ किया गया है फ्रॉम रेस्ट, तो ये जो u है ये बन गया 0। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया किसी भी टाइम t पर mg अपॉन m प्लस सी बी स्क्वायर टी नहीं एल स्क्वायर सॉरी, लेंथ का स्क्वायर इनटू टी। ये मेरी वेलोसिटी बन गई। अब एक्सेलरेशन यही है, टाइम के अलग अलग वैल्यूज़ डालते जाइए और वेलोसिटी निकालते जाइए। इस सवाल को वेलोसिटी की तरफ ना भाग के एक्सेलरेशन की तरफ हम इसलिए भागे क्योंकि इस सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकल रहा है। अब दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जो स्ट्राइक कर जाए, जहाँ से सवाल लग जाए। आगे देखें, कह रहा है कि फिगर शोज अ फिक्स्ड स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर हैविंग अ टोटल रेजिस्टेंस आर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। प्लेस्ड को प्लेनरी अलॉन्ग विथ वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फाइनाइट वायर मानना है। द वायर कैरीज अ करंट आई गिवन बाई आई इक्वल्स आई नॉट कॉस 2 पाई टी बाई टी। ठीक है, कॉस का फंक्शन है बेसिकली, बार बार इसकी डायरेक्शन बदलेगी। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर फ्रेम, फाइंड द EMF in the frame and find heat developed in the frame in time interval 0 to 10t। कोई दिक्कत नहीं है, 10t में कितना हीट जनरेट होगी ये निकालना है, निकाल लेते हैं। E1 सुंदर अच्छा प्यारा सवाल। सबसे पहला पार्ट इसका A जो हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि फ्लक्स कितना जा रहा है। तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ B
डॉट डी ए। ये फॉर्मूला सबको पता है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। अच्छा क्या है भैया, आओ देखो। तो ये देखो क्या करें, समझना इस सवाल में कैसे किया जाता है। यहाँ से किसी आर दूरी पर जाइए और डी आर का आप एलिमेंट काट लीजिए। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, मुझे बार बार इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आर पे जाके डी आर है, डी एक्स लिख दिया मैंने गलती से। आर पे जाइए और डी आर का एलिमेंट कट करिए। डी आर का एलिमेंट कट करेंगे, जो छोटा सा आपने एलिमेंट बनाया है, इस छोटे से एलिमेंट का कुछ एरिया होगा। एरिया होगा, कोई परेशानी इसमें नहीं। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की ये साइड ए है तो भैया ये साइड भी ए होगी। तो जो छोटा सा एरिया बनेगा वो बनेगा बेटा ए इंटू डी आर। ये बन गया आपका एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और आर दूरी पर आर, और डी ए का फॉर्मूला बनेगा बेटा ए इंटू डी आर। ठीक, ये इन्फानाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी याद होनी चाहिए, एक तो ये भी बात है। दूसरा देखो क्या बनाइए। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएं? लिमिट तो बेटा लगेगी बी दूरी से लेकर बी प्लस ए तक। ये क्या बात हुई, गौर से देखो। वायर हमारा जो लूप है वायर से कितनी दूरी पर है? बी से लेकर बी प्लस ए दूरी तक है। ठीक, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, गौर से देखो। म्यू नॉट आई ए बाहर आ गया, क्योंकि ए जो करंट भी है वो कॉस का फंक्शन है, समय के साथ बदल रहा है, करंट दूरी के साथ नहीं बदल रहा है, तो हम उसी के फंक्शन में लिख देंगे। तो ये रहा 2 पाई बाहर आ गया, और 1 अपॉन आर डी आर जो बनेगा, डी आर अपॉन आर जो बनेगा वो बन जाएगा एल एन। तो एल एन ए प्लस बी अपॉन बी, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। और कई बच्चे इसमें इस बात पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर करंट चेंज हो रहा है, आपने करंट को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया? भाई अगर करंट इंटीग्रेट क्यों होगा, क्यों करना है? जब किसी इंस्टेंट पे फ्लक्स पूछा गया है तो किसी इंस्टेंट पे निकाल दिया है, उस इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू आई है। जब करंट बदलेगा तो साइमल्टेनियसली फ्लक्स भी बदलेगा। तो फ्लक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ करंट, वो हमेशा निकलेगा तो अभी भी आ रहा है। ठीक, और आर का फंक्शन तो नहीं है करंट, तो इसलिए आर के साथ तो इंटीग्रेट भी नहीं हो सकता, तो उसको रिलेटिव ही आंसर देना था। ध्यान रखें। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी, लेकिन माइनस का। माइनस इंडिकेट्स कि भैया हाँ अपोज करता है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग म्यू नॉट, और फाई की जगह डी फाई बाई डी टी में देखो गौर से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। म्यू नॉट ए कॉन्स्टेंट है, 2 पाई बाहर है, म्यू नॉट ए बाई 2 पाई बाहर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आई होप नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो करंट है तुम्हारा, ये करंट इस बार कांस्टेंट तो नहीं है किसी कीमत पे, कांस्टेंट तो कभी भी नहीं है, तो जो बनेगा वो बनेगा डी बाई डी टी ऑफ आई। अच्छा, एल एन ए प्लस बी अपॉन बी, मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। तो इसका तो इंटीग्रेशन होना है, सॉरी डिफ्रेंसिएशन होना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करो। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ उसको डिफ्रेंशिएट करके लिख रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो है आई नॉट। अच्छा, और क्या है देखो जरा, आई नॉट के बाद कॉस 2 पाई टी बाई टी, तो लिखा हुआ है कॉस 2 पाई टी बाई टी, और इसका करना है आपको डी डी टी। तो आपके पास क्या आया, आई नॉट बाहर। अच्छा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगा बेटा? कॉस का डिफ्रेंसिएशन बनेगा आपका माइनस का साइन 2 पाई टी बाई टी, और जो आर्ग्यूमेंट में है 2 पाई बाई टी, ये बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो डिफरेंशिएशन बन गया बेटा इसका। अब गौर से देखो, टोटल ईएमएफ क्या था? टोटल ईएमएफ था माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये टर्म मेरे पास पहले से लिखा हुआ था, ये टर्म पहले से लिखा हुआ था, उसमें इसको और मल्टीप्लाई करा देना है और मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस लगा लीजिए। तो देखो मेरा टोटल आंसर क्या आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, मुझे याद हो गया है फंक्शन। टोटल आंसर इज म्यू नॉट आई नॉट ए बाई 2 पाई बाहर। गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं म्यू नॉट ए बाई 2 पाई लिख लिया और इसका आई नॉट लिख लिया, फॉर्मूले का माइनस और ये साइन के फंक्शन का माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 2 पाई बाई टी लिख लेता हूँ, 2 पाई बाई टी लिख लेता हूँ, फिर ये हो गया साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई टी,
और उसके बाद ln b प्लस ए अपॉन बी, ये बाद में लिखा हुआ था। क्या यही मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है? हाँ, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 पाई ऊपाई काट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन आंसर तो यही है। सी पार्ट क्या कह रहा है और बताइए। सी पार्ट कह रहा है कितनी हीट डेवलप हुई है फ्रेम में 0 से 10t टाइम में। तो हीट डेवलप्ड का फॉर्मूला लिखिए। तो आप टोटल हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v स्क्वायर, देखो पावर का फॉर्मूला बनता है v स्क्वायर बाई आर। तो इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दें, टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हीट बन जाएगा। और क्योंकि लीनियरली हीट नहीं निकल रही है, कांस्टेंट रेट से नहीं निकल रही है, इसलिए हम लिखेंगे इसको ई स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। और अगर कांस्टेंट भी हो तो भी इंटीग्रेशन से आंसर तो वही आता है। तो ये बन गया आपका कहाँ से कहाँ तक समय की लिमिट, 0 से लेके 10t तक की लिमिट। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू तो बड़ी गंदी सी है। ईएमएफ की वैल्यू क्या है गौर से देखो। अरे बाप रे बाप, इतना गंदा सा आंसर है। तो चलो ईएमएफ को थोड़ा साफ कर लेते हैं। 2 पाई से 2 पाई काट लीजिए, है ना, बहुत ही गंदा है। खैर आई होप इतना गंदा इसकी कोई लिमिट नहीं। तो जस्ट इंटीग्रेटेड मेरे हिसाब से तो म्यू नॉट आई नॉट ए बाई आर इंटू टी साइन ऑफ 2 पाई टी बाई टी और ln b प्लस ए बाई बी। इसको 0 से 10t तक आप इंटीग्रेट करिए। तो बेसिकली सिर्फ ये फंक्शन है जो इंटीग्रेट होने वाला है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑल्दो सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि ई स्क्वायर बाई आर था। ई स्क्वायर बाई आर होने का मतलब ये है कि आप इसमें स्क्वायर लगाइए, टी में स्क्वायर लगाइए, इस पूरे में स्क्वायर लगाइए और इस पूरे में स्क्वायर लगाइए। तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा, वो कॉस 2 थीटा के टर्म में इंटीग्रेट होता है। तो वो उस तरह से आप इंटीग्रेट करिए। मैं इस पचड़े में पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक, टाइम जाएगा। तो जस्ट सॉल्व इट, इंटीग्रेशन बचा है और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखें। स्ट्रेट वायर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ आर पर यूनिट लेंथ इज बेंट टू फॉर्म एन एंगल ऑफ 2 अल्फा। तो एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस जो है आर पर यूनिट लेंथ है, आर बाई एल की वैल्यू छोटा आर है, और वो 2 अल्फा एंगल पर बेंट है। तो 2 अल्फा एंगल बना लिया। अ रॉड ऑफ द सेम वायर, मतलब उसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम है, परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 अल्फा, मतलब एक एंगल बाइसेक्टर बनाना है। और इसके परपेंडिकुलर एक रॉड है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर रॉड है। रॉड की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, ट्रायंगुलर लूप बना दिया इन लोगों ने, अच्छी बात है। दिस लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B। कैलकुलेट द करंट इन द वायर व्हेन द रॉड मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड V। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस इंस्टेंट पे ये v वेलोसिटी से भाग रहा है। ठीक, भागने दो। जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो अंदर की तरफ है, कांस्टेंट है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तो b इंटू एल इंटू वी होगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये रॉड ली गई है ये एल लेंथ की है। तो जो करंट की वैल्यू होगी वो करंट की वैल्यू होगी बेटा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ है कितना वो सोचो। टोटल ईएमएफ की जो वैल्यू है दैट इज बी एल वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो सोचो। टोटल रेजिस्टेंस है, अगर मैं R की वैल्यू लिखूं तो मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू L टोटल। L टोटल क्या है? बेसिकली ये जो ट्रायंगुलर लूप बन रहा है, करंट तो इस ट्रायंगुलर लूप में बह रहा है। अगर इस ट्रायंगुलर लूप में करंट बह रहा है तो ये लेंथ और ये लेंथ मिलाकर के टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस हमें लिखना है। तो दिस इज L टोटल। अब निकाला कैसे जाए, तो बेसिकली ये हो गया, तो ये हो गया L/2 और ये भी हो गया L/2। बहुत अच्छी बात। तो अब ये अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है। ये अल्फ़ा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो मैं लगाता हूँ साइन अल्फ़ा। जब मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास साइन अल्फ़ा की जगह जो आएगा वो साइन अल्फ़ा की जगह आएगा परपेंडिकुलर L/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको मैं x बोल देता हूँ तो वो x। तो x की जगह जो आएगा वो आएगा L/2 साइन अल्फ़ा। कोई दिक्कत तो नहीं। और इसी तरह ये जो आएगा ये कितना आएगा L/2 साइन अल्फ़ा।
तो जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर ब्रैकेट में एल प्लस ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एल बाई 2 साइन अल्फ़ा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या बेटा हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर इंटू एल प्लस एल बाय साइन अल्फ़ा। अब ये जो वैल्यू बची इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। ईएमएफ की वैल्यू है बेटा बी एल वी और रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर इंटू एल प्लस एल अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक, ये तुम्हारा करंट हो गया सर्किट में। अब इस सवाल के अंदर अगर ये परपेंडिकुलर हाइट दे रखी होती तो उसके टर्म में आंसर आ जाता, मैंने इसको एल बाई 2 मान लिया है तो उसके टर्म में आंसर आ जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनेगा, एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनेगा, तो वो आंसर आ गया। अगला सवाल देखें आप। मेटल रॉड है, इतने मीटर की है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सेस पे, पासिंग थ्रू वन एंड, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है रेडियस बन जाएगी बेसिकली। अगर ऐसे करके आप घुमा रहे हैं किसी को, ये यहाँ से, तो ये घूम जाएगी ऐसे, तो ये एक पूरा पूरा डिस्क बनाने की कोशिश करेगा और उस डिस्क का सेंटर बन जाएगा इसका ये पाइवोट, और जो रेडियस है वो उसकी लेंथ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, डिस्क स्वीप करेगा। अगली बात क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 60 रेडियन पर सेकेंड है, यानी ओमेगा की वैल्यू 60 है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला की, एक्सिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस मतलब अंदर की तरफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड, तो सबको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस जब भी कभी रॉड घूमती है तो डिस्क बनाती है, डिस्क के सेंटर और पेरीफेरी के बीच में फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाफ हाफ ही है, बी की वैल्यू 0.1 है, ओमेगा की वैल्यू 60 है और एल की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज़ द आंसर। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है, बड़ा ही आसान है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पूछा जाता है। अगला सवाल देखें, एक बाइसाइकिल है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स स्टैंड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड द रियर व्हील इज रोटेटेड एंड एट एन एंगुलर स्पीड 50 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो 50 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ओमेगा की वैल्यू 50 रिवोल्यूशंस पर मिनट है। अच्छा, अब ये डिग्री पर या रेडियन पर सेकंड का केस नहीं है, रेवोल्यूशन है। अगर रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 2 पाई में एक रेवोल्यूशन। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि 100 पाई में 50 रेवोल्यूशन, तो यानी कि 50 रेवोल्यूशन में 100 पाई घूम रहा है, तो ये मैंने रेडियन में निकाल लिया। अब 100 पाई जो है वो 60 सेकंड में हो रहा है, तो यानी 10/6 रेडियन पर सेकंड, ये उसकी ओमेगा है एसआई यूनिट्स में। कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल बातें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि लेंथ हर एक स्पोक की जो है वो 30 सेंटीमीटर की है, यानी कि सेंटर से लेके एंड के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी है, तो रेडियस बन गई। सेंटीमीटर फोकस करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतना, मैं कहा ठीक है। वर्टिकल को तो कट करेगा नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को ही कट करेगा, वर्टिकल को तो कर नहीं सकता। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द एक्सेस एंड द आउटर एंड ऑफ द स्पोक, नेग्लेक्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उन पे सेंट्रीपिटल फोर्स को इग्नोर करना है। मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब रेवोल्यूशन पर सेकंड में कर लो या रेडियन पर सेकंड में कर लो, सब एक ही बात है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। तो 10/6 रख लो या 50/60 कर लो, रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, सब एक ही चीज़ें हैं। तो आओ खेलें, क्योंकि अब जब साइकिल ऐसे घूमेगी तो बेसिकली ये स्पोक और तो ये भी तो घूम ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो रॉड ही तो घूम रही है, तो ये जो एक स्पोक है ये बेसिकली डिस्क ही तो सबटेंड कर रहा है। ऐसे सारे स्पोक अपनी अपनी डिस्क सबटेंड करेंगे, सारे स्पोक अपनी अपनी डिस्क सबटेंड करेंगे, तो सब में अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी या फिर ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला तो वही बनने वाला है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बेटा हाफ ही रह जाएगा। ठीक, बी की वैल्यू जो दे रखी है वो पता नहीं कितनी है, मुझे देखना पड़ेगा डेटा में एक बार। बी की वैल्यू शायद दे रखी है 4 × 10⁻⁻6 या -5,
4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, अच्छा अब गौर से देखना कि ओमेगा कितना है। ओमेगा बेटा हम लोगों को दिया है 50 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 इंटू 2 पाई, रेडियन में कन्वर्ट हो गया, मिनट है तो 60 में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एल स्क्वायर, एल कितना है उसके बारे में बात करो। 30 सेंटीमीटर का स्पोक था, 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, सिंपल है। आंसर तो आपको यहीं से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। F5 की वैल्यू देखें आप। F5 बड़ा अच्छा सिंपल प्यारा सवाल है। कह रहा है कि एक कंडक्टिंग डिस्क है, रेडियस है उसकी r, रोल कर रही विदाउट स्लाइडिंग, मतलब प्योर रोलिंग का केस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी v। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b इज अप्लाइड नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर ये हम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है तो स्क्रीन पर ही ये रोल कर रही है डिस्क, और परपेंडिकुलर टू स्क्रीन मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, कोई परेशानी नहीं है। फाइंड द EMF इंड्यूस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। तो ये एंड पॉइंट से डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, P एंड C के बीच में भी निकालना है। अच्छा P एंड C वो मिड पॉइंट और पेरिफेरी हो गई, और Q एंड C ठीक है, निकाल लेते हैं। आइए देखें, सबसे पहले ए पार्ट को करते हैं, P और Q के बीच की चर्चा करते हैं। EMF अक्रॉस P एंड Q इज हाफ। देखो गौर से, ये डिस्क घूमे, मैंने रिवीजन वाले वीडियो में कराया है कि अगर अपने एक्सेस पे डिस्क घूमे या फिर इसकी रेडियस के बराबर का रॉड घूमे, EMF एक ही जैसा होता है। तो हाफ B ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, और L की जगह किन दो पॉइंट्स की चर्चा करनी है, P और Q, यानी 2R डायमीटर हो गया ना, B ओमेगा और 2R का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये बन गया आपका EMF। जिसको खोल लीजिए तो ये 4R स्क्वायर बन जाएगा और सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। फिर कह रहा है कि P और C के बीच में निकालो, तो B पॉइंट कह रहा है P और C के बीच में, तो P और C के बीच में कर लो यार, क्या बुराई है। देखो क्या केस हुआ, हाफ B ओमेगा R स्क्वायर बना, क्योंकि अब जो रेडियस है या अब जो लेंथ है वो बेसिकली इतनी है। क्लियर है मेरी बात, ये है। अच्छा अब क्या कह रहा था, अब कह रहा है कि EMF अक्रॉस Q एंड C, सेंटर और Q के बीच में निकालिए। सेंटर और Q के बीच में कैसे निकाली जाए वो बताओ। तो मेरे हिसाब से गौर से देखना बेटा इस बात को, अब इसमें ज़्यादा चमत्कार नहीं लगाना है। इसको देखो, टोटल डायमीटर के अबाउट कितना था, इतना था, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। और सेंटर और नीचे वाली पेरीफेरी के अबाउट कितना था, इतना था, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो गौर से देखो, इस पॉइंट पे कुछ है V हायर, इस पॉइंट पे कुछ है V लोअर, और यहाँ पे कुछ V बीच में है। तो कॉमन सेंस है कि V हायर माइनस V बीच में, और इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ोगे तो इनका डिफरेंस आएगा। बेसिकली ऐसी बात समझ लो कि अगर किसी सर्किट के अंदर यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो पहले 5 का ड्रॉप आया फिर 5 का ड्रॉप आया, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ेंगे तो एंड पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसी चीज़ को तुम इस तरह सोच सकते हो कि, मैं इसको हटा दूँ पहले तो, कि P और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और C और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उनको जोड़ने पर ही P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस से PC को घटा देंगे तो QC आ जाएगा। यानी कि इसमें मुझे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान रखिए, इसमें जुगाड़ नहीं लगाना है कि हाफ BL ओमेगा स्क्वायर है ना, एक रॉड बन गई है ना वो 2R लेंथ की, और उस रॉड पे अगर तुम सोचो तो उस रॉड के साथ कहानी ये हो जाएगी कि एक एंड कॉर्नर वाले पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारे बीच वाले पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर है। तो आप किसी भी दो पॉइंट का डिफरेंस निकालेंगे तो इसी तरह निकाल सकते हैं, टोटल में से बाकी बचे हुए को माइनस कर दें। तो ये माइनस कर दिया। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, ये F5। तो F पार्ट तक हमने आज ख़त्म किया। अब रात में मिलेंगे तो G, H और I सेक्शन ख़त्म करेंगे। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।